Good morning, student. In the last video, we have discussed about the ionic radii. Good morning, student. In the last video, we have discussed about the ionic radii and how the cations are smaller than the parent atom, how the cations are larger than their parent atom. That we have discussed. Okay. We have also discussed the isoelectronic species. Today, we are going to discuss about the another property, ionization enthalpy. Another important topic. Okay, so what is ionization enthalpy? The minimum amount of energy required to remove an electron from an outermost shell of an isolated gaseous atom. Okay, क्या होता है? आपको कोई एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कुछ उस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो उसका क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है आइसोलेटेड गैसियस एटम. हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल से निकाल रहे हैं. और किस टाइप के एटम से निकाल रहे हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम. मतलब अगर मेरे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? Cl2 के फॉर्म में. तो Cl2 के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं? इस Cl2 जो एक मॉलिक्यूल है, ये Cl2 इज अ मॉलिक्यूल, तो उसमें से हम Cl जो है, इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें Cl को अलग करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं. ठीक है, अब कोई एक एटम मेरे पास, सपोज एक इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें पास बहुत ही कम 2-3 एटम है, मतलब वो कौन से फॉर्म में रहेगा? गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, है ना, क्योंकि मैंने जो मॉलिक्यूल थे उसको हटा के उनको ब्रेक कर दिया है, एटम्स में आइसोलेट कर दिया है. ठीक है, अलग कर दिया है उसको, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और वो भी कहाँ से? उसके आउटर मोस्ट शेल से. तो जब हम ऐसा करेंगे तो कि जिस अमाउंट में एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है उस एटम को, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि जब भी हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कभी भी एटम से, तो वी नीड टू सप्लाई एनर्जी. हमको एनर्जी देनी ही पड़ेगी उस एटम को, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वहां से रिमूव होंगे. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस एटम आता है, क्योंकि हमको एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? आइसोलेट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. ओके, जैसे एक सोडियम आयन का एग्जांपल लेते हैं. ये न्यूक्लियस है, तो इनर में 2 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कोई एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा. तो जितनी एनर्जी देंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. मिनिमम एनर्जी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी एनर्जी दें, तो मिनिमम कितनी एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाए, वही क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल आई एच. एंथैल्पी को हमेशा हम एच से डिनोट करते हैं. आगे हम थर्मोडायनामिक्स में और एंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हमेशा हम एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं? एच से. एंथैल्पी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. किसी भी प्रोसेस के लिए जितनी एनर्जी गेन होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द एंथैल्पी. ये कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है एच. डेल आई यहाँ पर बता रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी. डेल मतलब चेंज. डेल का मतलब जो डेल्टा होता है उसको डेल्टा आई एच बोल सकते हैं. डेल की बोलना चाहिए, सॉरी, दिस इज डेल्टा आई एच. और डेल्टा हमेशा क्या बताता है? चेंज इन एनर्जी, कुछ भी चीज का चेंज बताता है. ओके, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल आई एच. क्लियर हुआ? तो जैसे तो मेरे पास एक गैसियस एटम है, Mg क्या है? एटम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्या बनेगा? ये एक मेटल, कोई भी एक एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो कैटायन बन गया, और क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो एनर्जी सप्लाई की इस एटम में, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ ना किसी भी एटम से, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो ये डेल आई एच इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब इससे जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी ना, तो उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो देखते हैं उसको हम, अगर आपकी बुक के लैंग्वेज में देखें तो उसको बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी.
कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई की जहाँ भी देखो ना आयनाइजेशन एंथैल्पी समझने में, मैंने शॉर्ट पे लिख दिया है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। तो जैसे कोई मेरे पास एक एटम है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम से मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सो आई नीड टू गिव इट सम एनर्जी। सो मैंने उसको दिया डेल आई एच वन, एक एनर्जी दी, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये डेल आई एच वन है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम चाहते हैं कि इससे फिर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, तो हम इसको फिर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे और क्या बनेगा? एल्यूमिनियम 2+। अब फिर से हम इसको एनर्जी देते हैं और क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम 2+। सो दिस डेल आई एच टू इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और ये डेल आई एच थ्री है, इसको बोलते हैं हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो दिस इज दी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जितनी एनर्जी देनी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे वो सेकेंड, तीसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो क्या बोलेंगे? उसको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम हमेशा जो है एनर्जी दे रहे हैं, और जब भी हम एनर्जी देते हैं ना उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है इट इज किलो जूल पर मोल, ठीक है। पर मोल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स। सो किलो जूल पर मोल इज द यूनिट फॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। कि मैंने 300 जूल दिया, 314 किलो जूल दिया, फिर कितना एनर्जी सप्लाई की, ठीक। तो ये हो गया सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इम्पॉर्टेंट जो है नोट करने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना वो हमेशा कम होती है। अगर मैं इन तीनों को कंपैरिजन करूँ तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो कम होगी। क्यों? इसका रीजन ऐसा क्या है, इसको देखते हैं। बहुत इजी है इसका रीजन समझना। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके? 283। यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? 282, और यहाँ पर क्या हो गया? 281। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जा रहा है ना, एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो एल्यूमिनियम आयन बना, एल्यूमिनियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 282। अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा उसका? 281। सो आप देखोगे जो एल्यूमिनियम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 30, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 30। पर अगर मैं An+ की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 12 और प्रोटॉन हो जाते हैं 30। क्लियर है भैया? समझ में आ गया ना? जैसे जैसे कैटायन बनते जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम का सेम है। अब न्यूक्लियर चार्ज सेम है मतलब यहाँ पर देखो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा फोर्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कस के न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे हुए हैं, तो अब रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आपको रिमूव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब नेक्स्ट केस में देख लो, अब इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गए हैं जबकि न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया है ना। तो जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियर से, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और मुश्किल हो गया। तो आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता सेम टू सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, तो अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। तो कोई भी केस हो, चाहे एल्यूमिनियम का हो, मैग्नीशियम का हो, कोई भी केस हो, हमेशा जो होती है ना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है IE1 लिखते हैं, ठीक है। IE1 जो होती है वो हमेशा कम होती है IE2 से, और सबसे ज़्यादा क्या होगी? IE3। अगर IE4 होगा तो उससे भी ज़्यादा होगा। इसको अगर मैं डेल आई की लैंग्वेज में लिखूँ तो डेल आई H1, डेल आई H2, देन डेल आई H3। थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको किससे शो करते हैं? डेल आई H3 से, सेकंड को डेल आई H2 से, फर्स्ट को डेल आई H1 से। तो
जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, फर्स्ट सेकंड का ऑर्डर बढ़ रहा है, ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसके ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है। इतना क्लियर हुआ क्यों हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, कंपैरिजन करने के लिए आता भी है कि अगर मैं बोलूँ Mg3+ और Na+ किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो आपको इसी तरह ये कंसेप्ट लगाना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा है, तो किस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो ये इस टाइप का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है, ठीक है। क्या ट्रेंड होगा आप खुद सोचिए। अगर किसी एटम का साइज बड़ा है, ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, तो सोडियम में साइज क्या हो गया, अगर ये न्यूक्लियस है, दिस इज द साइज फॉर सोडियम। पोटेशियम का साइज क्या हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर, ये सब तो फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, यहाँ पर ये फिल है, ये फिल है, ये पूरा इस तरीके से ये क्या है, फिल है। अब आप खुद सोचो किसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगा कि इस इलेक्ट्रॉन में। अब देखो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन सब क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, है ना। इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, मतलब इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्या है, बहुत ही कम है, इज वेरी लेस। तो अगर इसमें न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बहुत ही कम है तो ये बहुत ज़्यादा लूजली बॉन्डेड है, ये टाइटली बॉन्डेड नहीं है। अब ये लूजली बॉन्डेड है तो इस इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ा सा भी एनर्जी दोगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये क्या बना देगा, पोटेशियम आयन। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही इनर शेल है, तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो आपको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम, आपको कम अमाउंट में एनर्जी देनी है क्योंकि साइज बढ़ गया है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं इसको, ये वाले इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो रहा है, रिपल्शन की वजह से दिस इज नॉट टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, बहुत ही लूजली बॉन्डेड है। अब ये बहुत ही हल्के से इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है तो आप इजीली इसको ब्रेक कर सकते हो ना, थोड़ी सी एनर्जी देगी, मतलब पोटेशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी और सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, आपको इसको ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ मोर टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है तो आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव ईजिली कर सकते हैं मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, किसी भी ग्रुप की बात करें, जो पहला दूसरी ग्रुप है उसमें बात करेंगे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये ट्रेंड जो है आपको मस्त ग्राफ बना के 3.6 और 3.6A 3.6B में गिवन है कि आप देखेंगे 3.6B यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। ये ग्राफ आपकी बुक में गिवन है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है एंड दिस वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कम, इधर आप क्या है एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, सो
आप दोनों में कंपैरिजन करोगे ना तो लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है, सोडियम की उससे कम होगी, पोटेशियम की उससे कम होती है, फिर रुबीडियम की और कम होती है, सेसियम की और भी कम होती है, ठीक है। तो सेसियम के लिए आप थोड़ा सा भी अमाउंट की एनर्जी दोगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। सो देखो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया, इसके लिए ये समझते ना, ये कम इधर से वैल्यू बढ़ती जाती है, इसकी लिथियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सोडियम की उससे कम है, पोटेशियम की उससे कम, रुबीडियम की उससे भी कम, पोटेशियम की उससे भी कम। तो जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन आर नॉट tightly bonded to the nucleus, they are loosely bonded to the nucleus, so we can easily remove electron from it. अगर हम easily remove करते हैं तो हमको कम एनर्जी चाहिए, इसलिए एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। क्लियर हुआ? ये तो हो गया ट्रेंड ग्रुप में। अब पीरियड में क्या ट्रेंड होता है? सो उसका भी ग्राफ दिया है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, ठीक है, उस ग्राफ में कुछ एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पीरियड की। पहला पीरियड बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। क्या क्या होते हैं पीरियड फर्स्ट में? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नियॉन है, नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। किसी भी अगर हम पीरियड में बात करें, सेकेंड पीरियड में बात करेंगे तो उस पीरियड में जो नोबल गैस होगा ना उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? उसका भी रीज़न जानेंगे। अब पीरियड में क्या होता है, आप देखोगे इधर से इधर जाने पर साइज कम हो रहा है ना, एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बढ़ते जा रहा है। जेड इफेक्टिव क्या है? बढ़ते जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इधर से जब इधर जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? समझ रहे हैं ना? क्योंकि इन सब में क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट बट व्हाट इज इंक्रीजिंग? न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 है, इस केस में न्यूक्लियर चार्ज 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जा रहा है पर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। हम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स उतने की उतनी है, दो सब में नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं? 2। पता है कि नहीं? बता चुके हैं, सब में नंबर ऑफ शेल्स 2 ही रहते हैं, बट अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट नाउ टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा आपके लिए? मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाते जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। तो लिथियम की सबसे कम होगी, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, बोरॉन की उससे ज़्यादा, कार्बन की उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा। तो जब हम भी पीरियड में इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है पीरियड में। सो इन पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। पर जब हम ग्रुप की बात करेंगे, सो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ जाती है। रीज़न समझ में है? रीज़न क्या है? इधर नीचे जाने पे रीज़न क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, दे आर लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, सो वी कैन इजीली रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। बट पीरियड में क्या हो रहा है? पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। तो कोई चीज़ अगर टाइटली बॉन्डेड है तो रिमूव करना है आपको इलेक्ट्रॉन को, तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? सो इधर से जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है लिथियम की सबसे कम होनी चाहिए और नियॉन की सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं ना उनकी उस पीरियड में सबसे कम होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जितने भी नोबल गैस है ना उनकी उस पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। पर यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें जितने तो आप फंडे बनाओगे ना उससे ज़्यादा तो आपको लगेगा कि अरे यार ये एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन। तो यहाँ पर भी कुछ
कुछ एक्सेप्शन हैं उसके बारे में स्पेशली बात होगी। स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सेप्शन से ही आते हैं, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को हम अलग से और देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। सो अगर इधर है ग्राफ प्लॉट करते हैं एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, ठीक है। यहाँ पर है 0 2 4 6। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो ये यहीं पर आएगा, ठीक है। और उसका जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा लिथियम का। लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम। बेरिलियम क्या होती है 4, ठीक है। तो 4 का यहाँ पर है। बोरॉन का कितना होता है 5। दिस इज द पीरियोडिक ट्रेंड कि लिथियम से बेरिलियम जाएंगे। सो लिथियम में दिस इज द डेल आइएस, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है लिथियम में, जबकि बेरिलियम की क्या है उससे ज्यादा। अब आप देखो बोरॉन की उस बेरिलियम से भी ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, पर बोरॉन की ना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है बेरिलियम से। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर कि कंसेप्ट वाइज हम क्या बोल रहे हैं, इधर से इधर जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, मतलब बेरिलियम की कम होनी चाहिए, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर बढ़ेगा, कार्बन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की उससे भी ज्यादा होगी, पर ऑक्सीजन की उससे कम हो जाएगी नाइट्रोजन से, ठीक है। नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, आई क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, है ना। ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो ऑक्सीजन का कम हो रहा है और नाइट्रोजन का ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बढ़ रहा है फ्लोरीन का उससे ज्यादा, नियॉन का सबसे ज्यादा। तो अगर इसमें मैं देखूं तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होगी और नियॉन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है और नोबल गैस की उस पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। जैसे और एग्जाम्पल मैं बताऊं तो अगर मैं थर्ड वाले ग्रुप की बात करूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो इस पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, सोडियम की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आर्गन की। उस पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। थोड़ी सी एनर्जी दो और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। और नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि अगर मैं नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a, मतलब क्या है इसका, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल। तो अगर आपको कोई भी नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एटम है और कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल टाइप का है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। हमने देखा कि साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी मैं देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। इसका मैं देती हूँ एग्जाम्पल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट वाइज देखें तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं पीरियड में, तो ऑक्सीजन छोटा है, नाइट्रोजन बड़ा है, तो छोटे वाले की ज़्यादा होनी चाहिए, बड़े वाले की कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसका आंसर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो क्या होगा, इसका
1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन क्या क्या होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो जब मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था तो मैंने बोला था जो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर वेरी स्टेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था नियॉन का 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं तो दिस इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज वेरी स्टेबल। क्यों? क्योंकि उसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 2p हाफ फिल्ड है, समझते हैं हाफ फिल्ड। अगर ये p ऑर्बिटल में ड्रॉ करूं सो दिस इज हाफ फिल्ड, सारे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो इस तरीके से होगा। सो दिस इज नॉट हाफ फिल्ड, नॉट अ कंप्लीटली फिल्ड। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है। अगर कोई भी स्टेबल है तो वहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यही रीज़न है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से। समझ में आया रीज़न कि यहाँ पर क्यों इस तरीके से एनोमली दिख रही है, यहाँ पर क्यों एक्सेप्शन दिख रहा है। इस एक्सेप्शन का रीज़न ही यही है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वहाँ पर देखेंगे तो p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है विच इज क्वाइट स्टेबल एज कम्पेयर टू दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन विच डज नॉट हैव एनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। That's why the ionization enthalpy of nitrogen is more as compared to the oxygen. तो ये रीज़न समझ में आया कि किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक, दूसरा एक और चीज़ है जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, इट इज़ दी टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल का टाइप क्या है। कोई ऑर्बिटल जितना ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेटेड रहेगा ना, न्यूक्लियस की तरफ रहेगा, तो अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज़्यादा पेनिट्रेटेड है तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होंगे। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया था कि s ऑर्बिटल जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना और ईजी होगा और f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना और ईजी होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। उसका एग्जाम्पल हम बेरिलियम और बोरॉन का देखते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। बोरॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो देखो बेरिलियम में कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, s से, जबकि बोरॉन में कहाँ से रिमूव करना है, p से। तो मैंने अभी बताया कि s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता है, p से थोड़ा इजी होता है, d से और इजी होता है और f से और ज़्यादा इजी होता है। तो क्योंकि बेरिलियम में कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, s से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ठीक है, इसी वजह से बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होता है बोरॉन से। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बोल रहे हैं, s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना और इजी है, f से इलेक्ट्रॉन निकालना और इजी है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, s ऑर्बिटल से। बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, p ऑर्बिटल से। तो p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। इसी वजह से बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और बेरिलियम की ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है आपको उतनी और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करता है हमने देख लिया, रेडियस या साइज बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके कि बेरिलियम और बोरॉन में से अगर हम देखें तो बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट बोरॉन की ज़्यादा नहीं होती, बेरिलियम की ज़्यादा होती है, क्यों। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी का वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज़ दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है,
सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ईजिली निकल जाता है, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड थर्ड बढ़ती जाती है। ठीक, फिर हमने देखा पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है, हमने देखा कि ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है। कम होने का रीज़न क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने देखा पीरियड में क्या हो रहा है, वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, पीरियड में हम जब जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, बट कुछ यहाँ पर क्या है, थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस हैं, एनोमलीज हैं, जिसको हमने पढ़ा कि बेरिलियम और बोरॉन में क्या प्रॉब्लम होती है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड में क्या प्रॉब्लम होती है। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो एंड हो गया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।